Hello guys, welcome to my channel Funda of Agronomy. I am your tutor सखी। आज हम राइस में क्लास 4th में कल्टीवेशन मेथड्स की बात करेंगे, राइस के कल्टीवेशन मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो कल्टीवेशन मेथड्स ऑफ पैडी, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि पैडी के क्या क्या कल्टीवेशन मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं बाय फार्मर्स। ओके, सबसे पहले आता है वेट कल्टीवेशन। वेट कल्टीवेशन मतलब कि हमें यहाँ पे पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। ड्राई कल्टीवेशन में हमें पानी की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी वेट कल्टीवेशन में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्राई कल्टीवेशन इज़ फॉलोड इन अपलैंड्स। ओके, अपलैंड्स मैंने आप लोग को बताया था, अपलैंड एंड लोलैंड प्रीवियस क्लासेस में। यहाँ पे अपलैंड जो है वो ऊंचाई वाला एरिया है, जैसे मान लो ये। तो अगर हम यहाँ कल्टीवेशन कर रहे हैं तो ये एरिया कहलाएगा अपलैंड, और वहीं जो नीचे वाला एरिया है दिस इज़ कॉल्ड लोलैंड, ठीक है। तो जनरली अपलैंड में क्या होता है, पानी की अवेलेबिलिटी उतनी होती नहीं है, ठीक है। अब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हम वहाँ पे पडलिंग करके पानी जमा करके और फिर उसमें क्रॉप तो उगा नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ड्राई कल्टीवेशन अपनाना पड़ता है अपलैंड्स में। ओके, सो जनरली ड्राई कल्टीवेशन इज़ फॉलोड इन अपलैंड्स एंड क्रॉप डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर देयर वाटर रिक्वायरमेंट। जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी या जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्रॉप की, वो फुलफिल कहाँ से होगी, इट विल टोटली डिपेंड ऑन द रेनफॉल। ओके, रेनफॉल से ही हमें वाटर वहाँ पे क्रॉप के लिए मिलेगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। अपलैंड राइस, द राइस दैट मे हैव नो स्टैंडिंग वाटर, मतलब कि वहाँ पे स्थिर पानी नहीं होगा। मतलब कि जैसे पानी का आपने जनरली देखा होगा खेतों में, पानी का जो जनरली धान उगाते हैं, पानी जमा रहता है उसमें, उस खेत में पूरा पानी जमा रहता है, कम से कम 5 से 8 सेंटीमीटर लेवल तक पानी रहता है। तो इस केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देयर इज़ नो स्टैंडिंग वाटर ऑन द सॉइल सरफेस 48 आवर्स आफ्टर सेसेशन ऑफ रेनफॉल और इरिगेशन। रेनफॉल या इरिगेशन के बाद 48 घंटे में ही जो पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है और वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर कुछ नहीं बचता है। ओके, और जनरली ड्राई कल्टीवेशन में हम सोइंग करते हैं मई जून में इन एरिया ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून का क्या है, जो जनरली हमारा जून से सितंबर का महीना होता है, जून से सितंबर का जो महीना होता है वो क्या होता है हमारा, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से उतने में बारिश होती। और जनरली इन इंडिया साउथ वेस्ट मानसून से ही हमारे जो इंडिया है, माफ़ करना डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन रहा है। हाँ, इंडिया में मेजॉरिटी पोर्शन में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, मतलब जून टू सितंबर। ओके, एंड इन सितंबर इन नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो सोइंग जो है हम सितंबर में करेंगे जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसून का रीजन है। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है उसमें उसके थ्रू तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया जो है वहाँ पे बारिश होती है। तमिलनाडु में तो इवन बाढ़ भी आ जाती है, इतनी बारिश हो जाती है तमिलनाडु में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही बारिश करता है इन इंडिया। ओके, सो मेजर पार्ट कहाँ से हो रही है बारिश, हमें जो भी पानी मिल रहा है रेनफॉल का वो साउथ वेस्ट मानसून से मिल रहा है। अगर आपको इसके लिए सेपरेट लेक्चर्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों एक्सप्लेन कर दूँगी अगर ज़रूरत हो तो। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो सोइंग इज़ डन इन मई जून इन द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट मानसून। जनरली हमारे यहाँ साउथ वेस्ट मानसून, तो जनरली हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून ही हमारे मेजॉरिटी रेनफॉल का रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए मई जून में हम ड्राई जो कल्टीवेशन करते हैं
राइस का, तो उसकी सोइंग हम मई जून में करते हैं, ठीक है। और अगर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून वाले एरिया हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो यहाँ पे हम सितंबर में करते हैं सोइंग, ठीक है। अब आते हैं लोकल नेम्स। अपलैंड राइस को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकल नेम्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल में उसे औस कहते हैं, और असम में औस या आशू कहते हैं, उड़ीसा में बियाली कहते हैं, और यूपी में भदई या कुंवारी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मतलब कि ड्राई एंड सेमी ड्राई एरिया, मतलब अपलैंड कंडीशन में जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास उतनी नहीं होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्राई एंड सेमी ड्राई एरियाज में हम सोइंग कैसे में कौन सी सोइंग मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में हमारा सीड रेट होता है 60 to 100 kg सीड पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर हमारे 60 से 100 किलो सीड लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब सवाल उठेगा कि इतना सीड क्यों लग रहा है, मतलब कि 100 kg सीड, ओके, तो ये तो बहुत ज़्यादा सीड हो गया। तो इसमें क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग में जनरली सीड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो बहुत सारा सीड वहाँ पे बर्ड्स खा जाती हैं, कुछ सीड डिटोरिएट हो जाते हैं मिट्टी में, कुछ बहुत अंदर चले जाते हैं, सो उन्हें प्रॉपर वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाती कि वो जर्मिनेट कर पाएँ, इसलिए हम इतना ज़्यादा अमाउंट में सीड इस्तेमाल करते हैं ब्रॉडकास्ट। एंड ब्रॉडकास्टिंग में कुछ नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग में बस छीट कर ही हम सोइंग कर देते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत बड़ा वो है, पहली बात तो इसमें सीड बहुत ज़्यादा लगता है। अगर सीड हम हाइब्रिड उगाना चाह रहे हैं, कोई हाइब्रिड सीड ले रहे हैं जो कि बहुत महंगा आता है मार्केट में, तो हम ब्रॉडकास्टिंग अगर उसकी करेंगे तो फार्मर सारा पैसा सीड में ही खर्च कर देगा, ठीक है। तो जनरली ब्रॉडकास्टिंग मेनली किया जाता है, पर अगर हाइब्रिड सीड का करना है तो ब्रॉडकास्टिंग करना बहुत ही कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा लॉस होता है ब्रॉडकास्टिंग में कि अनइवन जर्मिनेशन होता है, कि कहीं पे मान लो अगर ये फील्ड है हमारी, तो हमने ब्रॉडकास्टिंग की बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, कुछ एरिया छूट गया, कहीं जर्मिनेशन हो गया, कहीं नहीं हुआ, तो अनइवन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्रिलिंग। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग का आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, पहली वाली, इसमें ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे, कि मतलब अगर कोई नॉन एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है जो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, तो वो बहुत ही अनइवनली हो सकता है, वो सारा एरिया कवर ना कर पाए, तो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। ड्रिलिंग में ये है कि सीड ड्रिल्स आते हैं, ऐसे सीड ड्रिल्स होते हैं, ये टाइम्स लगे होते हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, रो टू रो डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन होता है इन केस ऑफ सीड ड्रिल, ठीक है। तो ड्रिलिंग में हमारा 30 से 50 kg सीड पर हेक्टेयर लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ट्रैक्टर के पीछे सीड ड्रिल मशीन लगी होती है, उसमें ऐसे टाइम्स होते हैं, कुछ डिसाइडेड स्पेस, मतलब रो स्पेसिंग होती है उसमें, उतने में, तो ये सीड यहाँ इस टाइम से ड्रॉप आउट होंगे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे ये टाइम्स में ये सीड्स भरे होते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ सीड भरे होते हैं, और फिर ये यहाँ से सीड्स गिरते हैं, ओके, लाइन से, दैट इज सीड ड्रिल, ओके। डिफरेंट टाइप के सीड ड्रिल होते हैं, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग प्रकार के सीड ड्रिल्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं ब्यूशनिंग। ब्यूशनिंग क्या होता है? ब्यूशनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो एक कल्टिवेशन है, एक प्रकार का इंटर कल्टिवेशन बोल सकते हैं। ये जनरली डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस में इस्तेमाल होता है। डायरेक्ट सीडेड मतलब कि डायरेक्टली जहाँ पे सीड का सीड सो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई सीडलिंग नर्सरी में नहीं उगाया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट सीडेड राइस है, मतलब कि डायरेक्टली सीड को छीट दिया जाता है या सीड ड्रिल के मदद से सोइंग की जाती है, ठीक है।
तो ब्यूस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो हमने ब्रॉडकास्टिंग कर दी किसी फील्ड में हमने ब्रॉडकास्टिंग कर दी, तो ऐसे ऐसे करके सीड्स बहुत सारे उगाए हैं। तो आफ्टर 4 to 6 वीक्स ऑफ सोइंग के 4 से 6 वीक बाद, अब ये लोलैंड एरिया है, ठीक है। लोलैंड एरिया है मतलब कि जैसे हमारा ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे हमने कल्टिवेशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेनफॉल होता है तो जो भी ऊपर से वाटर आता है, तो यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी रेनफॉल के टाइम पे ठीक ठाक रहती है, ओके। और इस टाइम पे अगर हमने सीड को ब्रॉडकास्ट किया है फील्ड में हमारी, तो वहाँ पे 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग के 4 से 6 वीक बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस प्लोइंग करते हैं। क्रॉस प्लोइंग मतलब कि पहले हमने ऐसे प्लोइंग कर दी और फिर हमने ऐसे प्लोइंग कर दी, ठीक है, तो क्रॉस प्लोइंग हो गई। तो इससे क्या होता है, यूजिंग लाइट कंट्री प्लो, ओके, अपना जो नॉर्मल देसी प्लाऊ होता है उसके थ्रू ही होता है। और 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में हम क्रॉस प्लोइंग कर देते हैं 1 to 2 टाइम, मतलब 1 से 2 बार, डिपेंडिंग अपॉन द वीड डेंसिटी। मतलब कि ये ब्यूशनिंग का फ़ायदा ये है कि यहाँ से वीड की डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब कि जो भी वीड क्रॉप के बीच में उगे रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस प्लोइंग कर रहे हैं, तो हमारा पहली बात तो वीड डेंसिटी कम हो जाएगी और प्लस हमारी प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। और ये जनरली कहाँ करते हैं हम लोग, डायरेक्ट सीडेड लो लैंड राइस में करते हैं, क्या, ब्यूशनिंग, ठीक है। और ब्यूशनिंग हमने कर दी, यहाँ पे मान लो हमने ऐसे क्रॉस प्लोइंग कर दी, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा के सीड्स होंगे कहीं आड़े टेढ़े जगह उगे होंगे, तो वो सब स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, कि मतलब एक रो ऐसा प्रतीत होगा कि रो में वो क्रॉप स्टैंड, क्योंकि हमारी मेंटेन हो गई, प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन हो जाती है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या हो जाता है कि अगर हमने ब्यूशनिंग की तो कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली एरिया बन गया, मतलब कि वहाँ पे मान लो क्रॉप सीड उगे नहीं थे या ऐसा, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, गैप फिलिंग करनी पड़ती है। आफ्टर वीडिंग गैप फिलिंग इज डन, नोन एज खेलुआ, उसे खेलुआ कहते हैं, विच इज़ डन 7 to 10 days आफ्टर ब्यूशनिंग। मतलब मान लो आज हमने ब्यूशनिंग की, मतलब ये क्रॉस प्लॉइंग की, उसके 7 से 10 दिन बाद हम गैप फिलिंग करेंगे। मतलब कि गैप फिलिंग मतलब कि जहाँ मान लो इतने एरिया में हमारी क्रॉप जो है वहाँ पे प्लांट्स कम हैं, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नए सीडलिंग्स वहाँ लगा देंगे, ठीक है। हम वहाँ पे नए सीडलिंग लगा देंगे और उसको ही हम गैप फिलिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम 7 से 10 दिन बाद, ब्यूशनिंग के 7 से 10 दिन बाद गैप फिलिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं खेलुआ, ओके। और अगर गैप फिलिंग जिस दिन ब्यूशनिंग हुई है, सेम डे आफ्टर ब्यूशनिंग, तो उसे हम बाटिया कहते हैं, ठीक है। और ब्यूशनिंग जो है वो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और यूपी में फॉलो की जाती है, ठीक है, जनरली। आई होप ये अभी क्लियर होगा आपको, ब्यूशनिंग समझ आ गया होगा। ब्यूशनिंग इज सिंपली क्रॉस प्लोइंग करते हैं 4 से 6 वीक बाद सोइंग के, लाइट कंट्री प्लाउ इसमें इस्तेमाल करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में ही करते हैं हम, ओके। और इसके 2 फायदे हैं कि वीड डेंसिटी कम होती है और प्लांट पॉपुलेशन हमारी मेंटेन होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं, हमने ड्राई कल्टीवेशन पढ़ लिया, अब हम वेट कल्टीवेशन पढ़ते हैं। अब वेट कल्टीवेशन में 2 तरीके हैं, वेट सीडिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। पहले वेट सीडिंग पढ़ते हैं। वेट कल्टीवेशन, पहले वेट कल्टीवेशन का फंडामेंटल्स जान लेते हैं। तो वेट कल्टीवेशन मतलब कि हमारी जो फील्ड है वो पूरी पानी से भरी रहेगी, ठीक है। 5 से 7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। पूरा हम जो फील्ड को है वाटर से 5 to 7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर से भर देंगे, ठीक है। अब वहाँ पे पडलिंग की जाती है। पडलिंग क्या होता है, पडलिंग को अगर सिंपली हिंदी मीनिंग देखें उसका, तो उसको बोलते हैं कीचड़ मचाना, ठीक है। सो पडलिंग इज डन विद पडलर इन शैलो वाटर, 5 से 7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में पडलिंग की जाती है। पडलिंग में क्या होता है कि
हमारी सॉइल की चर्निंग होती है। आगे मैंने फोटो लगाई है, हाँ यहाँ पे देखो, या तो हम एनिमल ड्रॉन उससे कर सकते हैं, या आजकल तो मेजॉरिटी ट्रैक्टर से किया जाता है। इसमें देखो पूरी सॉइल जो है उसको पडल किया जा रहा है। पडलिंग में मेनली क्या होता है, जैसे हमारे सॉइल में 3 चीज़ें होती हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड जो होता है वो ज़्यादा कोर्स होता है, फिर सिल्ट होता है, और फिर सबसे छोटा होता है क्ले। ठीक है, तो पडलिंग में क्या होता है कि सैंड, सिल्ट और क्ले दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग मतलब कि हमने पूरा उसके अंदर उनका पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब किया पडलिंग में। ठीक है, तो सैंड, सिल्ट और क्ले अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अब वाटर है तो वाटर में सेडिमेंटेशन होगा, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा, जो भारी है। भारी यहाँ पे कौन है, सैंड। सो सैंड नीचे डिपॉजिट होगा। ठीक है, यहाँ मतलब मान लो सैंड डिपॉजिट हो गया, मान लो सैंड की ये साइज है, फॉर से इतना सैंड। ठीक है, ये पूरा सैंड ने कवर कर लिया एरिया। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन है, सिल्ट। तो जो दूसरे कलर से देखते हैं, हाँ, जो सिल्ट है वो इसके बाद डिपॉजिट होगा क्योंकि उसका वेट कम है कंपेयर टू, और साइज छोटा है कंपेयर टू सैंड। ठीक है, तो जो पोर्स सैंड से बने हैं वो सिल्ट कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो पोर्स सिल्ट ब्लॉक करेगा। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स क्ले के आएंगे, वो सेटल डाउन होंगे, और फॉर से दिस ये वाला कलर लेते हैं हम, और जो पोर्स सिल्ट के होंगे वो फिलअप हो जाएंगे किससे, वो फिलअप होंगे क्ले पार्टिकल से। सो एक इम्परवियस सी लेयर बन जाएगी। अब इम्परवियस लेयर का क्या मतलब है, इम्परवियस लेयर का मतलब है कि जो भी पानी हमने वहाँ डाला है, जैसे मान लो ये जो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो पूरा ये पानी भरा हुआ है फील्ड में। ठीक है, अब ये पानी, क्योंकि राइस कल्टीवेशन में वाटर की तो बहुत रिक्वायरमेंट है, और अगर नॉर्मल फील्ड में विदाउट पडल्ड वाले फील्ड में अगर हम उतना पानी देंगे तो पानी क्या होगा, तुरंत इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, मतलब कि नीचे सॉइल में चला जाएगा, बियॉन्ड रूट जोन चला जाएगा, तो हमारा पानी तो लॉस हो गया। तो हम पडलिंग किस लिए करते हैं, पडलिंग से हमारी ऐसी इम्परवियस लेयर क्रिएट होती है। इम्परवियस लेयर क्या होता है, उससे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। मतलब कि एक मान लो जैसे हमने ब्लॉक लगा दिया एक, जैसे अब यहाँ पे सारे पोर्स ब्लॉक हो गए, ये पूरा 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 ब्लॉक हो गया, सैंड ने, सिल्ट ने और क्ले ने सब कुछ सेटल डाउन करके ब्लॉक कर दिया। अब हम यहाँ से वाटर डालेंगे तो ये वाटर इसके थ्रू जा नहीं पाएगा, लॉस नहीं हो पाएगा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वेट कल्टीवेशन वाले एरिया में जहाँ पे पैडी का वेट कल्टीवेशन होता है वहाँ पे पडलिंग करना मस्ट है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा पडलिंग हम क्यों करते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पडलिंग के। यहाँ पे लिखा है इट क्रिएट्स एन इम्परवियस लेयर, वही चीज़ मैंने बात की आपको, इम्परवियस लेयर क्रिएट हो जाती टू रिड्यूस डीप परकोलेशन लॉसेस ऑफ वाटर। वाटर लॉस यहाँ पे फिर कम हो जाता है, एंड इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन द सॉइल। सॉइल में वाटर रिटेंशन हो जाता है। ठीक है, सॉइल का जो भी वाटर हम मतलब कि देंगे सॉइल में वो लॉस नहीं होगा, वो हमारी क्रॉप के लिए यूज़ आएगा। ठीक है, किल एंड बरीज द वीड्स, क्योंकि पूरी चर्निंग हो रही है, पूरा सॉइल चर्न होता है। अगर आपने फील्ड में कभी देखा होगा पडलिंग प्रोसेस, तो पूरी सॉइल ऊपर नीचे की जाती है उसमें। ठीक है, उसका बिल्कुल ही मतलब कि स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दिया जाता है, सैंड अलग, सिल्ट अलग, क्ले अलग, फिर वो डिपॉजिट होते हैं आफ्टर पडलिंग, फिर वो इम्परवियस लेयर क्रिएट करते हैं, तो उससे परकोलेशन लॉस या इन्फिल्ट्रेशन लॉस कम हो जाता है। ठीक है, फिर इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक आयरन एंड फॉस्फोरस। आयरन एंड फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ती है पडलिंग की वजह से। ठीक है,
नाइट्रोजन इज़ कंजर्व्ड बेटर। ये हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम पैडी का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन के बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लाइक वोलेटिलाइजेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, लीचिंग लॉसेस होते हैं। तो लीचिंग लॉसेस से बचेंगे हम, ठीक है, नाइट्रोजन का लीचिंग लॉस नहीं होगा वहाँ पे। फिर सॉफ्ट मड फैसिलिटेट ईजियर ट्रांसप्लांटिंग। अब जो मिट्टी गीली है वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना आसान है, ठीक है। इजी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स एंड सीडलिंग और सीड्स का इजी एस्टैब्लिशमेंट होगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे सॉफ्ट होगी। आई होप समझ आया होगा आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 मिनट में रब कर दूँ जो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बुलक से किया जा रहा है पडलिंग, और यहाँ पे मशीन द्वारा किया जा रहा है पडलिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं वेट सीडिंग। अब पडलिंग करने के बाद 2 ऑप्शंस है, या तो हम वेट सीडिंग करें या ट्रांसप्लांटिंग करें। अब वेट सीडिंग में क्या है कि ऐसे पानी मतलब खेत में पडलिंग कर ली, ये देखो यहाँ पूरा पडल सॉइल है यहाँ पे, इसलिए वाटर जो है वो ऊपर है, नहीं तो वाटर लॉस हो जाता, पर्कोलेट हो जाता। तो इसलिए वाटर यहाँ पे ऊपर स्टैंडिंग वाटर क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमने इम्परवियस लेयर क्रिएट कर दी पडलिंग करके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेट सीडिंग में क्या कर सकते हैं, देखो ये जो है ड्रम सीडर है, ठीक है, इसको ड्रम सीडर कहते हैं। तो यहाँ पे इस ड्रम सीडर में, ये ड्रम लाइक होता है ऐसा, इसलिए इसका नाम ड्रम सीडर है। और यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे होल होते हैं जहाँ पे उसके अंदर, इस डब्बे के अंदर सीड भरे हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइड बाय साइड में ऐसे ऐसे होल्स होते हैं, और वहाँ से सीड गिरता है। जब ये देखो मैन ड्रॉन ड्रम सीडर है, तो यहाँ पे ये जब ये इधर खींचेंगे इस साइड, तो यहाँ पे सीड गिरेगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिंग है, देखो यहाँ पे सीड गिरेगा, यहाँ पे इसके बीच में स्पेसिंग है, फिर इसके बीच में स्पेसिंग है, तो ये सीड ड्रॉप होगा और लाइन बाय लाइन सीड जाएंगे। बहुत कचरा कर दिया है मैंने। तो देखो यहाँ से सीड जाएगा, तो ये रो बन जाएगी, फिर ये रो बन जाएगी, ठीक है, ये रो बन जाएगी, फिर ये रो बन जाएगी। तो एक रो में हमारी सोइंग हो रही है, ये रो, ठीक है। तो ये कम पैसे में बोल सकते हैं अच्छी टेक्निक है, हमारी लाइन सोइंग भी हो जाएगी, तो हमारा वीड मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। हम ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, मैंने दोनों फोटो में ड्रम सीडिंग लगाई है, ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हम इसी वेट फील्ड में सीड को ब्रॉडकास्ट कर दें तो वो भी वेट सीडिंग में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे इंटर रो कल्टिवेशन इज़ नॉट प्रैक्टिस, फिर इंटर रो कल्टिवेशन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहीं पे हैंड वीडिंग और इंटर रो कल्टिवेशन ड्रम सीडिंग में पॉसिबल है, क्योंकि रो टू रो यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। आई होप वेट सीडिंग समझ में आया होगा। अब आते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग में हम पहले एक छोटे एरिया में, इट कैन बी स्क्वायर और कुछ भी हो सकता है, एक छोटे एरिया में हम नर्सरी उगाते हैं। हम नर्सरी क्या होता है, नर्सरी बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप्स की भी उगाते हैं। जनरली हम यहाँ पे सीड सो करेंगे, फिर उसमें न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, सब कुछ। जब हमारा प्लांट जो है वो 4 to 5 लीफ स्टेज आ जाए, मतलब कि जब राइस का प्लांट 4 to 5 लीफ पे, इतना तो नहीं होता है, जस्ट अ सेकेंड। जब हमारा जो राइस का प्लांट है वहाँ पे 2 3 4 5 लीफ आ जाएं, या 15 20 30 दिन हो जाए, आफ्टर जनरली 25 से 30 दिन बाद, ठीक है, हमारा सीडलिंग तैयार होता है। फिर 25 to 30 डे आफ्टर सोइंग हमारा सीडलिंग तैयार हो जाता है फॉर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे सीडलिंग उगाते हैं एक नर्सरी एरिया में, और फिर बड़े एरिया में उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं पडलिंग करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे हमने सीड्स लगा दिए सीडलिंग तैयार होने के लिए, और फिर आफ्टर 25-30 डेज हमने यहाँ पे पडलिंग कर ली,
पूरा पडलिंग कर लिया, फिर 5 से 7 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर में, फिर हम यहाँ पे अपनी स्पेसिंग के अकॉर्डिंग ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसको डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो ट्रांसप्लांटिंग ड्यूरिंग खरीफ सीजन में ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। अब फोर्टनाइट क्या होता है? अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक होता है पहला 15 दिन और एक होता है दूसरा 15 दिन। ठीक है, तो महीने के पहले 15 दिन फर्स्ट फोर्टनाइट कहलाता है और महीने का दूसरा 15 दिन सेकेंड फोर्टनाइट कहलाता है। ठीक है, हाँ, तो ट्रांसप्लांटिंग खरीफ के दौरान हम करते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई और ट्रांसप्लांटिंग ड्यूरिंग रबी हम करते हैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है, रबी के टाइम पे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं दिसंबर में। अब यहाँ पे जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, मतलब कि हमें जून में ही अपना जो नर्सरी है वो तैयार करने के लिए डालनी होगी, तभी वो जुलाई के फर्स्ट फोर्टनाइट में हमारा जो सीडलिंग है वो तैयार होगा ट्रांसप्लांटिंग के लिए, क्योंकि 25 से 30 डेज हमें लग जाते हैं सीडलिंग उगाने के लिए। हालांकि और तरीके हैं जहाँ पे सीडलिंग 11 से जैसे SRA में 11 दिन में सीडलिंग रेडी हो जाते हैं, डेपोक नर्सरी जो होता है उसमें भी कम दिन में हो जाते हैं, 11 से 14 दिन में हो जाते हैं सीडलिंग तैयार। सो वो मेथड भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली फार्मर्स ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। 25 से 30 डेज लग जाते हैं एटलीस्ट सीडलिंग तैयार होने में। ठीक है, फिर अगर यहाँ दिसंबर में कर रहे हैं ट्रांसप्लांटिंग तो हमें नवंबर में डालनी पड़ेगी नर्सरी। ठीक है, और जो रबी में है, रबी का ये बोरो राइस जनरली हम रबी में लगाते हैं, तो वही बोरो राइस। ठीक है, गुड फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ बोरो राइस पढ़ा है हमने पिछले क्लासेस में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछला लेक्चर जाके देखें। ओके, फिर यहाँ पे खरीफ में एज ऑफ सीडलिंग क्या है? 20 से 25 दिन ओल्ड सीडलिंग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे 30 to 40 डेज ओल्ड सीडलिंग्स आर यूज्ड। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल में डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स होती हैं, जैसे कि एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल। सो उसमें 45 डेज ओल्ड सीडलिंग इस्तेमाल होती है, 5 to 6 सीडलिंग पर हिल। अब हिल क्या होता है? अब जैसे मान लो कोई फील्ड है हमारी, जैसे ये रही फील्ड। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब एक हिल हो गया, ये 2 हिल हो गए। हिल मतलब ऐसे कोई ऊंचा सा प्लेस नहीं होता है, वहाँ वो प्लेस जहाँ पे हम सीडलिंग को लगा रहे हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम 2 से 3 सीडलिंग लगाते हैं पर हिल। मतलब मान लो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये स्पेसिंग पे हमने लगाया है, तो एक पॉइंट पे हमने 3 सीडलिंग लगा दी। ठीक है, तो जनरली हम 2 से 3 सीडलिंग क्यों लगाते हैं कि बाय चांस ट्रांसप्लांटिंग हम कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगता है। ट्रांसप्लांटिंग शॉक क्या होता है कि हमने एक फील्ड से उठाया प्लांट को और फिर हम दूसरे फील्ड में लगा रहे हैं, तो एक शॉक क्रिएट होगा उसका। क्यों? पहले यहाँ पे वो वेल एस्टैब्लिश था, उसने रूट वगैरह सब एस्टैब्लिश कर दी थी, अब हम उसको यहाँ से उठा के इस जगह पे लगा रहे हैं, तो एक ट्रांसप्लांटिंग शॉक तो लगेगा, क्योंकि पहले उसके पूरा घर बार सब उसका बसा हुआ था, हमने वहाँ से जाके कहीं और उसको बसा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, तो उसको कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग शॉक। अब एक जगह पे, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग शॉक में कभी कभी क्या होता है, प्लांट जो सीडलिंग है वो पूरा एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाता, मर जाता है। तो ऐसे केस में अगर हमने एक सीडलिंग हर हिल पे लगाई तो हो सकता है कि वो सीडलिंग ना वहाँ पे होगे, तो वहाँ पे तो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए जनरली हम 2 से 3 सीडलिंग लगाते हैं एक हिल पे, मतलब कि एक साथ 3 सीडलिंग लेंगे और एक हिल पे लगा देंगे। ठीक है, एक साथ 3 सीडलिंग लेंगे और एक हिल पे लगा देंगे। तो इससे क्या हो गया, बाई चांस इन दोनों में से एक कोई ट्रांसप्लांटिंग शॉक जो है वो झेल नहीं पाया, तो 2 जो है होंगे वो झेल जाएंगे, तो फिर हमारा प्लांट पॉपुलेशन हमारी मेंटेन हो जाएगी। लेटर ऑन हमें गैप फिलिंग करने का जो झंझट है वो नहीं
नहीं पालना पड़ेगा। ओके, हाँ, आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे। ट्रांसप्लांटिंग इज डन एट 4 to 5 लीफ स्टेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 से 5 जनरली 4 से 5 ऐसे लीव्स आ चुकी होती हैं, 20 से 25 दिन बाद इतनी लीव्स आ जाती हैं। ठीक है, इसी लीफ स्टेज पे हमें ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, या तो 25 से 20 सेंटीमीटर जब हाइट अटेंड कर ले सीडलिंग हमारा। ओके, कितना? 25 से 20 सेंटीमीटर। ओके, इतना हाइट अटेंड कर लेगा तो हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए मतलब कि वो रेडी है। अब आते हैं स्पेसिंग की बात कि स्पेसिंग क्या होता है, क्या रखनी चाहिए हमें स्पेसिंग हमें रखनी चाहिए। अब देखो, स्पेसिंग 3 उसमें रख सकते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हर एक फार्मर अपने अकॉर्डिंग रखता है, वहाँ की जो कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, क्या प्लांट पॉपुलेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जनरली 20 से 20 इंटू 10 मतलब कि 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो पहले लिखा होता है वो होता है रो स्पेसिंग, मतलब कि एक रो से दूसरे रो के बीच में 20 सेंटीमीटर का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ भी 20। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर जो ये बाद का बताता है वो मतलब कि प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग बता रहा है। पहला क्या है? रो टू रो स्पेसिंग, और प्लांट टू प्लांट। सेकंड क्या है? प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। अब प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग क्या होती है? मतलब कि जैसे मान लो कि ये एक रो है, ठीक है, मोटी रो हो गई हमारी, जस्ट अ सेकंड। हाँ, जैसे ये एक रो है हमारी, तो यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट। अब इस प्लांट के बीच में दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस केस में क्या है? 15 सेंटीमीटर, और इस केस में भी क्या है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो भी ऐसा जो स्पेसिंग दी होती है उसमें जो पहले दिया होता है वो होता है रो टू रो स्पेसिंग, और जो बाद में दिया होता है वो होता है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। तो हम ये 3 तरह से लगा सकते हैं, या 20 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग लें, या 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, या 20 इंटू 15 सेंटीमीटर कर सकते हैं, या 15 इंटू 15 कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेसिंग इस्तेमाल होती है जनरली। अब आते हैं नंबर ऑफ सीडलिंग पर हिल बताया मैंने आपको, जहाँ पे हम सीडलिंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। तो हाई यील्डिंग वेराइटी में विच इज़ जनरली यूज नाउअडेज, तो वहाँ पे हम 2 से 3 सीडलिंग पर हिल लगाते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको कि 2 से 3 सीडलिंग क्यों लगाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड में हम जनरली 1 से 2 सीडलिंग लगाते हैं पर हिल, बिकॉज हाइब्रिड शो प्रोफ्यूज्ड टिलरिंग। हाइब्रिड में हम 1 से 2 सीडलिंग पर हिल क्यों लगाते हैं? क्योंकि हाइब्रिड के जो सीडलिंग्स है वो प्रोफ्यूज्ड टिलरिंग, मतलब उसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एक ही सीडलिंग बहुत सारे टिलर्स निकालता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि टिलर्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब टिलर्स ज़्यादा निकलेंगे अगर हम एक ही हिल में, जैसे मान लो ये एक हिल है, तो एक में इतने टिलर निकले, फिर दूसरे में भी इतने टिलर निकलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपटीशन बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरली हम यहाँ पे 1 या 2 ही सीडलिंग इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपस में सीडलिंग्स में कंपटीशन ना हो, न्यूट्रिशन के लिए और स्पेस के लिए इन एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर अल्कलाइन सॉइल में हम 5 से 6 लेते हैं, क्योंकि अल्कलाइन सॉइल एक तरह की प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। वहाँ पे प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं अच्छा हो पाता, क्योंकि सॉइल जो है वो थोड़ी, उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, वाइट जब जनरली, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी सॉल्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर वाइटिश लेयर क्रिएट कर लेते हैं अल्कलाइन सॉइल में। तो अल्कलाइन सॉइल में चांसेस हैं कि जो फील्ड है वहाँ पे हमारे जो नए सीडलिंग्स हैं वो एस्टैब्लिश ना कर पाए, उनकी डेथ हो जाए। तो इसलिए जनरली हम एक जगह पे 5 से 6 सीडलिंग लगाते हैं, तो मतलब कि 5 से 6 में से कोई तो है जो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, तो हम रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे 5 से 6 सीडलिंग पर हिल लगाते हैं। अब ट्रांसप्लांटिंग डेप्थ, मतलब कि मान लो ये एक फील्ड है, इस फील्ड में ये सॉइल का लेयर है, मान लो सरफेस है सॉइल की,
यहाँ पे हम डेप्थ क्या होगी जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो जनरली 2 to 4 सेंटीमीटर डेप्थ पे हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अब ये होगा कि लाइक हम क्या वहाँ पे स्केल से नापने जाएंगे? नो, एक्चुअली जब जो लोग लगाते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उन्हें एक आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है। अगर आप भी ट्राई करें, कभी मौका मिले तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो वो आपको बताएंगे वहाँ पे जो लोग लगाते हैं। 2 से 4 सेंटीमीटर जनरली हम अपनी उंगली से भी नाप सकते हैं कि लाइक जब हम उसको लगा रहे हैं इन फील्ड, तो वो एक आइडिया बन जाता है। लाइक 2 से 4 सेंटीमीटर हम वहाँ पे हर एक सीडलिंग को नाप के नहीं करते, कभी 2 से 6 भी हो जाता है, कभी 5 सेंटीमीटर पे लग जाता है। तो वो आइडिया हो जाता है जब हम लगाते हैं, टाइम हो जाता है कुछ लगाते हुए। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आते हैं डबल ट्रांसप्लांटिंग। डबल ट्रांसप्लांटिंग क्या है, पहले एक बात समझ लेते हैं, उसके बाद रीडिंग लेंगे इसकी। सो डबल ट्रांसप्लांटिंग में पहले हम एक नर्सरी बनाते हैं, जो कि हम ट्रांसप्लांटिंग में नर्सरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सीडलिंग जो है वो 20 से 25 दिन ग्रो किया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी एक मेन फील्ड है, बट अब इस मेन फील्ड में या तो पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, या तो ये फील्ड में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। कोई तो ऐसी समस्या है जो ये फील्ड अवेलेबल नहीं है हमारे लिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए, और हमारा यहाँ पे नर्सरी तैयार हो चुकी है। अब नर्सरी तैयार हो गई है, अगर ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर अगर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे सेकेंडरी नर्सरी पे, जो कि इससे थोड़ा बड़ा एरिया होगा, इससे थोड़ा छोटा एरिया होगा, ठीक है। अब जो नॉर्मल स्पेसिंग हमने वहाँ पीछे ली थी 20x10 और 15x10 या 15x15, सो ये वाली स्पेसिंग ना रख के हम इससे कम वाली स्पेसिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पेसिंग कम करके हम इसको, जस्ट अ सेकेंड, पूरा ही रद्द हो गया। हाँ, स्पेसिंग ना रख के हम सेकेंडरी वाले उसमें थोड़े कम स्पेसिंग पे हमने इसको कैसे तो भी एडजस्ट कर लिया, थोड़े ही एरिया में, कोई दूसरा एरिया जो अवेलेबल था, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने उसको 20 से 25 दिन रखा। उसके बाद जब ये फील्ड हमारी इसका खाली हो गई तो हम इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दे रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी, ये प्राइमरी नर्सरी हो गई और ये सेकेंडरी नर्सरी हो गई, और ये हमारी मेन फील्ड, ठीक है। अब रीडिंग लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे पेज पे। हाँ, सो ट्रांसप्लांटिंग ऑफ सीडलिंग इन सेकेंडरी नर्सरी हैविंग अ रिलेटिवली हायर एरिया एज कंपेयर टू द प्राइमरी नर्सरी। प्राइमरी नर्सरी का एरिया कम, सेकेंडरी नर्सरी का एरिया थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और मेन फील्ड तो हमारी बड़ी होगी। एरिया बिफोर फाइनल ट्रांसप्लांटिंग, मतलब इस फील्ड में फाइनल ट्रांसप्लांटिंग से पहले, फाइनल ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड इज नोन एज डबल ट्रांसप्लांटिंग। डबल ट्रांसप्लांटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमने यहाँ ट्रांसप्लांट किया, फिर हमने यहाँ ट्रांसप्लांट किया, मतलब कि 2 बार ट्रांसप्लांट कर दिया, ओके। So that's why it is known as double transplanting. This method is followed when the main field is not available due to early flooding और delayed monsoon। या तो मानसून लेट आ रहा है तो हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम बडलिंग कर सके, या तो वहाँ पे फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है कि ट्रांसप्लांटिंग करना मुश्किल है, या 20 से 25 दिन हो सकता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए वो फील्ड सही ना हो, फेवरेबल कंडीशंस ना हो वहाँ पे, ठीक है। इन सेकेंडरी नर्सरी 21 to 30 days ओल्ड सीडलिंग इज ट्रांसप्लांटेड। 20 से 30 दिन ओल्ड सीडलिंग हम ट्रांसप्लांट करते हैं सेकेंडरी नर्सरी में एट 15 to 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे माफ़ करना, यहाँ पे 20:10 था, 20:15 था, 15:15 था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्पेसिंग कम कर दी, यहाँ पे हम 15:10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, मतलब कि कम स्पेसिंग यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर 21 to 30 days of transplanting in the secondary nursery, the seedling is transplanted in the main field. पहले प्राइमरी नर्सरी में 20 से 30 दिन ग्रो किया, फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी नर्सरी में स्पेसिंग कम करके लगाया, फिर हमारी फाइनल फील्ड। अब 20 से 30 दिन बाद हमारी फाइनल फील्ड में हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो यहाँ से लेके जो यहाँ पे जो आई सीडलिंग, उसकी एज कितनी हो जाएगी? 60 to 70 डेज ओल्ड हो जाएगा। मेन फील्ड में लाते तक उसकी एज क्या हो जाएगी? 30 दिन यहाँ ग्रो किया, 30 दिन यहाँ ग्रो किया, तो इट्स 60 to 70 डेज ओल्ड सीडलिंग when it is transplanted, it is being transplanted into the main field. ओके, फोटोसेंसिटिव वेराइटीज आर प्रेफर्ड, जैसे कि प्रफुल्ला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में पढ़ना है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसके लिए सेपरेट लेक्चर बना दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया, मैंने 2-3 महीने से क्लासेस नहीं अपलोड की, कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया, बट आई विल ट्राई फ्रॉम नाउ ऑन कि मैं हर वीक कोई ना कोई एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ। और आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट वीड मैनेजमेंट कोर्स, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। पहले तो राइस कंप्लीट करते हैं। ओके, thank you for watching, and share these lectures to your friends in your surrounding, and thank you so much.